हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी यूपी वाले CNM फीमेल हेल्थ वर्कर की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है लेकर फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास के मिडवाइफरी सेशन को। तो मिडवाइफरी में एकदम शानदार तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर 97 के साथ टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। तो इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप UP बिहार एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी करें तो सेशन एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, मिडवाइफरी को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर आप भ्रूण की हृदय गति पहली बार किस तकनीक से सुनी जा सकती है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड या पिनार्ड स्टेथोस्कोप या लेपोस्कोपी या सोनार स्कैन। तो किसके द्वारा भ्रूण की हृदय गति सबसे पहली बार सुनी जा सकती है? तो हमारा होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा भ्रूण की हृदय गति सबसे पहली बार क्या हो सकती है? पहली बार सुनी जा सकती है। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम भ्रूण की हृदय गति लगभग 10 से 12 सप्ताह पर क्या हो सकते हैं? सुन सकते हैं। नेक्स्ट फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, लाइटनिंग किस प्रक्रिया का संकेत है? लाइटनिंग किस प्रक्रिया का संकेत है? भ्रूण की हड्डी मजबूत होना या भ्रूण का नीचे की ओर खिसकना या एम्ब्रियोटिक द्रव कम होना या गर्भाशय का संकुचन प्रक्रिया। तो कह रहा लाइटनिंग किस प्रक्रिया का संकेत है? तो हमारा लाइटनिंग हमारा भ्रूण की क्या होना किसका संकेत है? लाइटनिंग हमारा संकेत है भ्रूण का नीचे की ओर खिसकना। तो भ्रूण का नीचे की ओर खिसकना क्या लाइटनिंग संकेत है। और प्रसव से पहले भ्रूण सोड़ी से नीचे खिसकता है जिससे सांस लेना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज का कारण क्या है? प्लेसेंटा रिटेंशन, यूटेराइन एटॉर्नी, टीयर इन वजाइना या कोएगुलोपैथी। तो कह रहा सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज का कारण क्या है? तो सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज का कारण होता है यूटेराइन एटॉर्नी। जब गर्भाशय क्या होता है? संकुचन। गर्भाशय का क्या होता है? संकुचन नहीं होता है, तब अत्यधिक रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट करा सिजेरियन सेक्शन के लिए कौन सी इंडिकेशन सबसे आपातकालीन है? ब्रीच प्रेजेंटेशन, फेटल डिस्ट्रेस, प्री एक्लेम्सिया या प्रोलैप्स्ड कार्ड। तो कह रहा सिजेरियन सेक्शन के लिए कौन सी इंडिकेशन सबसे आपातकालीन है? तो सिजेरियन सेक्शन के लिए कौन सी इंडिकेशन क्या सबसे आपातकालीन है? तो हमारा हो जाएगा प्रोलैप्स्ड कार्ड। प्रोलैप्स्ड कार्ड। इसमें क्या होता है? कार्ड पहले बाहर आने से क्या होता है? कार्ड पहले बाहर आने से क्या होता है? भ्रूण का रक्तस्राव रुक जाता है। कार्ड बाहर आने से पहले क्या होता है? भ्रूण का रक्तस्राव रुक जाता है और तत्काल क्या होता है? डिलीवरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा है प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? हाई BP, प्रोटीन यूरिया, सीजर, एडिमा। प्री एक्लेम्सिया में शामिल क्या है? परिभाषा में कौन सा चीज़ शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, सीजर। प्री एक्लेम्सिया में सीजर शामिल नहीं है। सीजर एक परिणाम है न कि डायग्नोस्टिक मापदंड। सीजर क्या एक परिणाम है न कि डायग्नोस्टिक मापदंड। तो प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा में क्या सीजर नहीं आता है। नेक्स्ट फिर कह रहा टेटनस टॉक्साइड का पहला डोज कब दिया था? TT का पहला डोज। टेटनस टॉक्साइड का मतलब क्या होगा? TT का पहला डोज 6 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह या पहली ANC विजिट पर। तो टेटनस टॉक्साइड का पहला डोज कब दिया जाता है? तो हमारा पहली ANC विजिट पर ही दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान पहली विजिट पर पहला डोज और 4 सप्ताह बाद क्या होता है? दूसरा डोज दिया जाता है। नेक्स्ट कर भ्रूण का सामान्य पोजीशन क्या होता है? जो हमारा भ्रूण है उसका सामान्य पोजीशन क्या होता है? ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, वर्टिकल या ब्रीच। तो हमारा जो भ्रूण है इसका सामान्य पोजीशन होता ही है वर्टिकल। कैसा होता है? वर्टिकल। सिर नीचे और रीढ़ माँ की रीढ़ के समांतर होता है। इसकी रीढ़ क्या होगी? माँ के रीढ़ के समांतर होती है और सिर क्या होता है? नीचे होता है। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रोलैप्स्ड यूटेरस में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? बैक पेन, भारीपन का एहसास, थकावट, मतली। तो कह रहा प्रोलैप्स्ड यूटेरस में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? प्रोलैप्स्ड यूटेरस में हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा भारीपन का एहसास। भारीपन का एहसास योनि से नीचे की ओर खिंचाव और कुछ गिरने का क्या होता है? एहसास होता है।
नेक्स्ट, अब कह रहा अपगार स्कोर कब कब मापा जाता है? जन्म के तुरंत बाद और 2 मिनट में, या 1 मिनट और 5 मिनट में, या 3 मिनट और 7 मिनट में, या 5 मिनट और 10 मिनट में। तो हमारा अपगार स्कोर लिया जाता है 1 मिनट और 5 मिनट में लिया जाता है। नवजात की प्राथमिक स्थिति और अनुकूल क्षमता की क्या होता है? यह जांच के लिए क्या किया जाता है? अपगार स्कोर लिया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? इंगेजमेंट का मतलब क्या है? सिर का अंदर जाना, सिर का श्रोणि में प्रवेश, सिर का घूमना, या सिर बाहर आना। इंगेजमेंट वो अंगूठी पहलाने वाला नहीं, ये क्या है हमारा? मिडवाइफरी की भाषा में इंगेजमेंट का मतलब होता है सिर का श्रोणि में प्रवेश। कर इसका मतलब है कि शिशु का सिर मैटरनल पेल्विस के क्या है? इनलेट में प्रवेश कर चुका है। मैटरनल पेल्विस के क्या हो गया? इंटरनल में, इनलेट में क्या हो चुका है? प्रवेश कर चुका है। नेक्स्ट, अब कह रहा है लेबर का सबसे लंबा चरण कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो लेबर का सबसे लंबा चरण हमारा होता है क्या? पहला। इसमें क्या होता है? इसमें डायलेशन और एम्फेसमेंट शामिल होता है, जो सबसे क्या होता है? लंबा समय लेता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कार्ड क्लैंपिंग का सबसे उपयुक्त समय कब है? तुरंत, 1 मिनट बाद, जब तक वह न धड़कना बंद करे, या 5 मिनट बाद। तो कह रहा है कार्ड क्लैंपिंग का सबसे उपयुक्त समय कब है? तो कार्ड क्लैंपिंग का सबसे उपयुक्त समय है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जब तक वह न धड़कना बंद करे। नेक्स्ट, कह रहा क्राउनिंग किस अवस्था को कहते हैं? सिर का घूमना, सिर का बाहर आना, सिर का दिखना लेकिन वापस न जाना, कंधों का दिखना। तो कह रहा क्राउनिंग किस अवस्था को कहते हैं? तो क्राउनिंग किस अवस्था को कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिर का दिखना लेकिन वापस न जाना। सिर योनि द्वार पर क्या होता है? रुक जाता है, यही क्या है? क्राउनिंग कहलाता है। नेक्स्ट, कह इनफर्टिलिटी कब मानी जाती है? 6 महीने तक गर्भ न ठहरे, या 12 महीने असुरक्षित संबंध के बाद भी गर्भ न ठहरे, या 2 साल तक कोई बच्चा न हो, या एक गर्भपात के बाद। तो कहते हैं इनफर्टिलिटी कब मानी जाती है? तो इनफर्टिलिटी हमारा कब माना जाता है? 12 महीने असुरक्षित संबंध के बाद भी गर्भ न ठहरे। इसमें क्या होता है? भ्रूण के क्रोमोसोमल और जेनेटिक विश्लेषण के लिए एम्ब्रियोटिक फ्लूइड क्या किया जाता है? निकाला जाता। सॉरी, एक सेकंड। इनफर्टिलिटी कब मानी जाती है? इसमें क्या होता है? WHO की परिभाषा के अनुसार इनफर्टिलिटी क्या होती है? 12 महीने तक असुरक्षित संबंध के बाद भी गर्भ न ठहरे, वही क्या कहता है? हमारा इनफर्टिलिटी मानी जाती है। नेक्स्ट, अब कह रहा है एम्ब्रियोसेंटेसिस का उद्देश्य क्या है? भ्रूण का लिंग पता करना, संक्रमण देखना, या जेनेटिक दोषों की जांच, या माँ का ब्लड शुगर मापना। तो कह रहा है एम्ब्रियोसेंटेसिस का उद्देश्य क्या है? तो एम्ब्रियोसेंटेसिस का उद्देश्य होता है जेनेटिक दोषों की जांच करना। जेनेटिक दोषों की जांच करना, इसका जांच कैसे करेंगे? भ्रूण के क्रोमोसोमल और जेनेटिक विश्लेषण के लिए क्या कहते हैं? एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं? बाहर निकाल कर हम क्या कहते हैं? उसका विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में क्यों नहीं दी जाती है? यह असरदार नहीं है, यह जीवित वैक्सीन है, यह दर्द देती है, या ब्लड पर असर नहीं करती। तो कह रहा है रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में क्यों नहीं दी जाती है? रूबेला वैक्सीन यह क्या? एक जीवित वैक्सीन होती है। जीवित वैक्सीन भ्रूण को क्या कर सकती है? हानि पहुंचा सकती है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन पसंद आ तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य एनीमिया किसका होता है? विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, आयरन डिफिशियंसी, या सिकल सेल। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य एनीमिया किसका होता है? तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य एनीमिया किसका होता है? तो हमारा आयरन डिफिशियंसी। आयरन डिफिशियंसी, शरीर में आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है? जिससे कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। नेक्स्ट, कह रहा है बैम्बिस्की रिफ्लेक्स किसे दिखाता है? मस्तिष्क का विकास, रीढ़ की हड्डी की स्थिति, नवजात में नर्वस सिस्टम की जांच, या श्वसन क्रिया। बैम्बिस्की रिफ्लेक्स किसे दिखाता है? बैम्बिस्की रिफ्लेक्स हमारा नवजात में नर्वस सिस्टम की जांच। नवजात में नर्वस सिस्टम की जांच, पैर की अंगुलियों की प्रतिक्रिया में से नर्वस सिस्टम का विकास देखा जाता है। नेक्स्ट,
कह रहा कंगारू मदर केयर में क्या मुख्य है? बेबी को कपड़े पहनाना, या बेबी को माँ के पेट से त्वचा संपर्क में रखना, बेबी को अलग रखना, या बेबी को सिर्फ दूध देना। तो कह रहा कंगारू मदर केयर में क्या मुख्य है? तो कंगारू मदर केयर में मुख्य होता है बेबी को माँ के पेट से त्वचा संपर्क में रखना। इससे क्या होता है? तापमान संतुलन, स्तनपान और माँ शिशु संबंध मजबूत होता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रसव के दौरान रिस्क ऑफ एपिजियोटॉमी कब बढ़ता है? पहली बार डिलीवरी, मल्टी ग्रेविडा, या प्री टर्म बेबी, या इलेक्टिव सिजेरियन। तो कह रहा है प्रसव के दौरान रिस्क ऑफ एपिजियोटॉमी कब बढ़ता है? तो प्रसव के दौरान रिस्क ऑफ एपिजियोटॉमी कब बढ़ता है? पहली बार डिलीवरी के समय, पहली बार में टिश्यू कठोर होने के कारण चीरा देना पड़ता है। नेक्स्ट कर फंडल हाइट और गर्भकाल के बीच संबंध में कौन सा कथन सही है? 16 सप्ताह पर फंडस नाभि पर होता है, 20 सप्ताह पर फंडस सिम्फिसिस प्यूबिस पर होता है, या 24 सप्ताह पर फंडस नाभि के ऊपर होता है, या 36 सप्ताह पर फंडस जाइफाइड प्रोसेस पर होता है। तो कह रहा फंडस हाइट और गर्भकाल के बीच संबंध कौन सा सही है? तो फंडल और हाइट और गर्भकाल के बीच संबंध हमारा सही हो जाएगा 36 सप्ताह पर फंडस जाइफाइड प्रोसेस पर होता है, और गर्भाशय का शीर्ष 36 सप्ताह पर जाइफाइड तक क्या होता है? पहुंच जाता है। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में सबसे विश्वसनीय प्रेगनेंसी टेस्ट कौन सा है? गर्भावस्था में सबसे विश्वसनीय प्रेगनेंसी टेस्ट कौन सा है? होम यूरिन टेस्ट, बीटा एचसीजी रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, या बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे विश्वसनीय प्रेगनेंसी टेस्ट कौन सा है? तो सबसे विश्वसनीय प्रेगनेंसी टेस्ट हमारा होता है कौन सा? तो 22वें का राइट हो जाएगा बीटा एचसीजी रक्त परीक्षण। बीटा एचसीजी रक्त परीक्षण में क्या होता है? इसमें एचसीजी का स्तर प्रेगनेंसी का सबसे प्रारंभिक और सटीक संकेत देता है। जो हमारे एचसीजी का स्तर होता है वही बताता है, प्रेगनेंसी का सटीक जानकारी देता है। नेक्स्ट तो देखिए हमारा 23वां क्वेश्चन का नवजात का समान श्वसन दर 10 से 20 पर मिनट, 20 से 30, 30 से 60, या 60 से 100। तो नवजात का जो श्वसन दर होता है समान श्वसन दर 30 से 60 पर मिनट होता है, और नवजात की श्वसन दर सामान्यतः इस सीमा में होती है। इससे अधिक क्या हो जाएगा? दर संकेत है किसका? परेशानियों का। यदि इससे अधिक हो गया तो क्या है? परेशानी। इससे कम हो गया तब भी परेशानी। तो इतना ही 30 से 60 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट रेटेंड प्लेसेंटा का तुरंत उपचार क्या है? रेटेंड प्लेसेंटा का तुरंत उपचार क्या है? मैनुअल रिमूवल, ऑक्सीटोसिन देना, प्लेसेंटा को खींचना, या एंटीबायोटिक। तो कह रहा रेटेंड प्लेसेंटा का तुरंत उपचार क्या है? तो रेटेंड प्लेसेंटा का तुरंत उपचार है मैनुअल रिमूवल। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट में क्या होता है? नहीं निकलता है तो हाथ से क्या करना पड़ेगा? निकालना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट कर स्टेशन 0 का क्या अर्थ है? तो स्टेशन 0 का अर्थ है सिर बाहर निकल रहा है, सिर पूरी तरह ऊपर है, सिर पेल्विस में इंटरस्पाइनल स्तर पर है, या सिर नीचे आ गया है लेकिन बाहर नहीं। तो कह रहा स्टेशन 0 का क्या अर्थ है? तो स्टेशन 0 का अर्थ होता है सिर पेल्विस में इंटर स्पाइनल स्तर पर है। सिर क्या है? पेल्विस में इंटर स्पाइनल स्तर पर है। स्टेशन 0 इंगेजमेंट का सूचक होता है जब सिर क्या हो? इंटर स्पाइनल प्लेन पर होता है। तो बढ़ते हैं आगे। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए। कह रहा लोहिया स्वच्छता अभियान किससे जुड़ा है? गर्भ निरोधक, प्रसव पूर्व देखभाल, माहवारी स्वच्छता, या स्तनपान। तो कह रहा लोहिया स्वच्छता अभियान किससे जुड़ा है? तो लोहिया स्वच्छता अभियान हमारा माहवारी स्वच्छता से जुड़ा है। इस योजना में किशोरियों के लिए सस्ते सैनिटरी नैपकिन की क्या की जाती है? सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा लेबर के दौरान मोल्डिंग क्या दर्शाता है? भ्रूण का बिगड़ता स्वास्थ्य, सिर की हड्डियों का ओवरलैप, या गर्भाशय की असामान्यता, या भ्रूण का मल त्याग। तो कह रहा लेबर के दौरान मोल्डिंग क्या दर्शाता है? तो लेबर के दौरान मोल्डिंग क्या दर्शाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिर की हड्डियों का ओवरलैप। सिर का स्यूचर्स ओवरलैप होकर श्रोणि से गुजरने में क्या करता है? मदद करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य संकेत क्या है? लाली, ज़्यादा दूध पीना, अधिक रोना, कांपना।
तो कह रहा है नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य संकेत क्या है। तो नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य संकेत होता है क्या, कांपना। कांपना। रक्त में ग्लूकोज की कमी से नवजात में ट्रेमर्स या झटके देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कर प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट कब शुरू किया जाता है, पहले तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में या प्रसव के बाद। कर प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट कब शुरू किया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट कब शुरू किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी तिमाही में। कैल्शियम सप्लीमेंट 14 से 16 सप्ताह में देना क्या करना चाहिए, आरंभ कर देना चाहिए। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर डिलीवरी के बाद माँ को सबसे पहले कौन सी चीज़ मॉनिटर की जाती है, तापमान, नाड़ी, रक्तस्राव, यूरिन आउटपुट। तो कह रहा है हमारा डिलीवरी के बाद माँ के सबसे पहले कौन सी चीज़ मॉनिटरिंग की जाती है, तो रक्तस्राव। पोस्टमार्टम हेमरेज सबसे गंभीर जटिलता होती है, इसका तुरंत मूल्यांकन क्या होता है, जरूरी होता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।